हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है चार नसीहतें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बूढ़े रामदीन के बचने की अब कोई आशा न रह गई थी। चारपाई पे से उतारकर उसे कुशासन पर लिटा दिया गया। खानदान के बड़े बूढ़ों की इच्छा अनुसार रामदीन के हाथों गाय का दान भी करा दिया गया। गांव के पंडित जी उसे गीता के उपदेश सुनाने लगे। तभी रामदीन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों ओर बड़े ध्यान से देखा। यह देखकर उसका बड़ा लड़का दीना पास गया और बोला, बप्पा, कुछ कहना चाहते हो? रामदीन ने धीरे से उसे कान में फुसफुसाकर कहा, दीनू बेटे, मेरी तो आखिरी घड़ी आ पहुंची। मैं तो चला, तुम्हें सौंपने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। पैसे को मैंने कभी पैसे की तरह जोड़ा ही नहीं, इसलिए तुम्हें देने को मेरे पास पैसे रुपए तो है नहीं। हाँ, मैं तुम्हें चार नसीहतें जरूर देना चाहता हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी ठीक ठीक कट ही जाएगी। पहली बात यह है कि रोज सुबह शाम दरवाजे पर आग का अलाव जरूर जलाना। दूसरी, इस बात का ख्याल रखना कि घर के बाहर बेर का पेड़ ना हो। तीसरी बात यह है कि नीच जाति की औरतों से फागुन मास में हंसी मजाक कभी ना करना। और सबसे आखिरी नसीहत मैं तुम्हें यह देता हूँ कि कोई गुप्त बात कभी किसी स्त्री को ना बताना, भले ही वह तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। ये चार नसीहतें अपने बेटे दीना को देने के बाद रामदीन ने अपनी आंखें सदा सदा के लिए मूंद ली। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। घर के कामकाज पहले की तरह फिर चलने लगे। जाड़े का मौसम था ही, इसलिए शाम होते ही दीना घर में चूल्हे के पास आ बैठता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, देखो, जब तक बप्पा जिंदा रहे रोज सुबह शाम दरवाजे पर अलाव जरूर जलाते थे, लेकिन एक तुम हो कि घर में ही घुसे रहते हो। पुरखों की बनाई लीक को इतनी जल्दी नहीं मिटा देना चाहिए। पत्नी की बातें सुनकर दीना झुंझला उठा, बोला, तू तो बिल्कुल मूर्ख है भागवान। बप्पा थे बीते जमाने के आदमी, ये सारी बातें उन्हें ही शोभा देती थी। आज भला इन बातों का क्या मतलब? इस तरह दीना ने अपनी पत्नी की बात को एक ही फूंक में उड़ा दिया। नतीजा यह हुआ कि गांव घर के लोगों से वह महीनों नहीं मिल पाता। लोग यह समझते कि दीना घमंड करने लगा है। हुआ यह कि धीरे धीरे गांव के सारे लोग उससे जलने लगे। फिर क्या हुआ कि घर के बाहर चबूतरे के नीचे एक दिन उसने एक बेर का पौधा रोप दिया। बेर को बढ़ने में भला कितना समय लगता है? कहते ही हैं कि बेर और बबूल तो बिना पानी के भी जी जाते हैं। इसलिए वह बेर का पौधा दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा और साल पूरा होते होते उसमें बेर लगने लगे। दीना ने कहा, "हं, बप्पा कहते थे कि दरवाजे पर बेर का पेड़ न लगाना। अगर मैं आम या जामुन का पौधा रोपता तो सींचते सींचते नाक में दम हो जाती। तब कहीं जाकर 6-7 साल में उसमें बौर फूटता। बेर के पौधे को न सींचना पड़ा और न रखवाली ही करनी पड़ी। इस पर साल भर में ही बेर भी खाने को मिलने लगे। और इस तरह उसे विश्वास हो गया कि उसके बाप की दूसरी नसीहत का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार एक दिन उसे बाजार जाना पड़ा। पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए उसका विचार बाजार जाकर नई फसल का अनाज बेचने का था। 2 बजे के आसपास उसने एक गठरी में गेहूं बांधे और गठरी को सिर पर रखकर चल पड़ा। जैसे ही वह उस बेर के पेड़ के पास से गुजरा कि नीचे झुकी एक डाल के कांटों में गठरी फंस गई और एक बहुत बड़ा चीरा हो गया। जब तक वह गठरी को सिर से उतारे, तब तक गठरी के आधे से ज्यादा गेहूं गलियारे की धूल में फैल गए। इस तरह दीना का बाजार जाना रुक गया और गेहूं बर्बाद हुए सो अलग। जाड़े के दिन बीत चुके थे। कुछ दिनों बाद होली आने वाली थी। फगुनाहट की हवा चलने लगी थी। एक दिन दीना जब घर में था, धोबिन कपड़े लेने आई। धोबिन बड़ी मजाक पसंद औरत थी। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान या चाहे बालक, सभी को वह देवर कहकर पुकारती और खुद उसकी उम्र अभी मुश्किल से 30 पार कर पाई थी। इसलिए जैसे ही वो गांव के किसी आदमी को देखती, एक ना एक फुलझड़ी छोड़ ही देती। गांव वाले भी करारा जवाब देते और इस तरह हंसी मजाक का सिलसिला चल निकलता। दीना के साथ भी उस दिन ऐसा ही हुआ। वैसे तो उसने कभी भी उस धोबिन के किसी मजाक का जवाब नहीं दिया था, टाल जाता था, लेकिन उस दिन होली का मौसम समझकर उसने भी उसके मजाक का जवाब मजाक से ही दिया। अब तो जब भी कहीं वह उस धोबिन को दिख जाए, हंसी मजाक का यह सिलसिला चल पड़ता। एक दिन की बात है, दीना नए कपड़े पहने ससुराल जा रहा था। जैसे ही वह घर से निकला कि दरवाजे पर वही धोबिन दिखाई दे गई। पूछा, अरे देवर, आज तो तुम बड़े बने ठने दिखाई दे रहे हो। कौन सी छदन परी को लेने जा रहे हो? दीना का ध्यान तो किसी और तरफ लगा था।
लेकिन जवाब देने से वह फिर भी नहीं चूका। बोला, धोबिन भौजी, मेरी छतन परी तो और कोई नहीं, बस तुम ही हो। तुमसे ही मिलने जा रहा था। इस पर धोबिन कब चूकने वाली थी। उसने कांटे का जवाब देते हुए कहा, अच्छा देवर, तो चलो, मैं भी कपड़ा देकर आ रही हूँ। और वह मुड़कर अपने रास्ते हो ली। दीना भी ससुराल की ओर चल पड़ा। लेकिन अभी पल भर भी न बीतने पाया था कि दीना की पीठ पर फच से कोई कीचड़ जैसी चीज आकर पड़ी। दीना ने चौंक कर पीछे देखा। वही धोबिन सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ गोबर से सने थे। दीना की आंखों में खून उतर आया। यह देखकर धोबिन खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, अरे देवर, बुरा न मानो, होली है। बेबस दीना कर भी क्या सकता था। अपना सा मोह लिए वह घर लौट आया और ससुराल जाने का इरादा छोड़ दिया। गंदे कपड़ों में वह ससुराल जाता भी कैसे। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन पड़ोस के गांव के जमींदार बूटा सिंह का कत्ल हो गया। कातिलों ने धड़ तो छोड़ दिया था, लेकिन सिर गायब कर दिया था। यह बात जब दीना को पता चली तो उसे थोड़ी मस्खरी सूझी। वह कहीं से एक साफो लाया और उसमें एक हांडी लपेटकर अपनी पत्नी को सौंप दिया। कहा, भगवान, हमारे भाग खुल गए। अब तुझे एक एक पैसे को तरसना ना पड़ेगा। मालूम है, बूटा सिंह का कत्ल मैंने ही किया है। काफी रकम हाथ लगी है। यह देखो, उसका सिर भी मैं ले आया हूँ, ताकि लाश पहचानी ना जा सके। लेकिन एक बात बताए देता हूँ, यह बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी तीसरे को ना पता चलनी चाहिए, वरना मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे। पत्नी ने कहा, नहीं, मैं किसी से कुछ ना कहूंगी, तुम बेफिक्र रहो। इसके बाद दीना ने घर की कोठरी में एक काफी गहरा गड्ढा खोदा और साफे में लपेटी उस हांडी को उसमें गाड़ दिया। शाम को दीना के पड़ोस की एक औरत उसके घर आई। दीना घर पर नहीं था। बस फिर क्या था, उसकी पत्नी और पड़ोसिन के बीच घर मोहल्ले की बातें चल निकली। बातों के दौरान दीना की पत्नी ने पड़ोसिन से कहा, बहन, तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन और किसी से ना कहना, नहीं तो मेरे आदमी को सूली पर चढ़ना पड़ेगा। पड़ोसिन ने भोला सा मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बहन, मैं भला किसी को क्यों बताने लगी। मैं कोई भी बात हो हमेशा अपने तक ही रखती हूँ। इस पर दीना की पत्नी बोली, वह जो बूटा सिंह का कत्ल हुआ है ना, हमारे ही आदमी ने किया है। उसका सिर भी वह काट लाया है, जो कोठरी में एक गड्ढे में गढ़ा है। दीना की पत्नी से राज की बात जानकर पड़ोसिन एक और पड़ोसिन के यहाँ गई। उसने उससे किसी से न कहने का वादा करवाकर सारी बात बता दी। होते न होते रात के 10 बजे तक ही यह राज की बात पुलिस थाने तक पहुंच गई और आधी रात से पहले पहले पुलिस ने दीना को गिरफ्तार करने को उसका घर घेर लिया। दरोगा ने उसकी पत्नी को धमकाते हुए कहा, मुझे पता चला है कि बूटा सिंह का खून तुम्हारे आदमी ने किया है। उसने उसका सिर भी तुम्हारे सामने ही घर में कहीं पे गाड़ा है। अगर तुम ठीक ठीक बता दोगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें भी हवालात की हवा खानी पड़ेगी। दीना की पत्नी ने डरकर सारी बात बता दी। गड्ढा खोदकर साफे में लिपटी हांडी बाहर निकाली गई। जब पुलिस वालों को यह पता चला कि साफे में सिर की बजाय हांडी है, तो वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने दीना से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। बूटा सिंह का सिर कहाँ है। तो दीना बोला, दरोगा साहब, मैंने बूटा सिंह का खून नहीं किया है। किसने किया है यह भी मैं नहीं जानता। मैं तो अपने बप्पा द्वारा मरते समय मुझे दी गई चौथी नसीहत को आजमा रहा था। और यह बात सच निकली कि कोई गुप्त बात किसी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। इस तरह जब पुलिस वालों को सारा किस्सा पता चला तो वे पछताते हुए वापस लौट गए। दीना ने मन में कहा, बप्पा ने मरते समय मुझे 4 नसीहतें दी थी, मैंने एक पर भी अमल नहीं किया, इसलिए समय समय पर तकलीफ उठानी पड़ी। अब मैं आज से ही अपने बप्पा की चारों नसीहतों पर पूरा पूरा अमल करूंगा। सच ही है कि बड़े बूढ़ों की नसीहतें हमेशा सिर माथे पर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।